हेलो एवरीवन, देखिए अब कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़ते हैं। देखो, कूलम्ब्स लॉ के बारे में आपको ये पता है कि जो इसमें फोर्स लगती है वो किन के बीच में लगती है? तो पॉइंट चार्जेस के बीच में ही हम पता कर सकते हैं। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ यही बोलता है हमें पॉइंट चार्जेस के लिए फोर्स हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि कूलम्ब्स लॉ जो एप्लीकेबल है पॉइंट चार्जेस के लिए है। ठीक है, यानी कि दो चार्जेस इस तरीके से दिए हों आपको, ये Q1 है और ये क्या है हमारे पास Q2 है इधर, और डिस्टेंस इनके बीच में कितना है R है। ठीक है, तो इनके बीच में हम फोर्स निकाल सकते हैं। क्लियर है? देखो, आपको नॉर्मली पता है कूलम्ब्स लॉ के बारे में, तो हम यहाँ पर कोई डेफिनेशन वगैरह ये सब नहीं लिखने वाले यहाँ। ठीक है, क्योंकि हमें तो क्या कर रहे हैं यहाँ पर, कंपटीशन की बात कर रहे हैं, और कंपटीशन में क्या होगा आपका क्वेश्चंस आने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ मैं आपको नॉर्मली आइडिया दे रहा हूँ। ठीक है, और वो बात बताऊँगा जो आपके काम की है यहाँ पर। ठीक है, तो हमें इतना तो पता है कि जो फोर्स है कूलम्ब्स लॉ में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है उनके डिस्टेंस के स्क्वायर के। ठीक है, तो यानी कि जो यहाँ पर फोर्स होती है हमारी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है Q1 Q2 के, और डिस्टेंस के इन्वर्सली होती है, यानी कि R² के इन्वर्सली होती है। ये कहानी आपको पता ही है। क्लियर है? अब यहाँ पर ये बात समझना कि हम यहाँ पर बहुत ही डिटेल में आपको बताएंगे कि ये वाला चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा तो ये रिपेल होगा, और ये वाला इस पर लगाएगा तो ये रिपेल होगा, और वो फोर्सेज इक्वल होंगी। ये सब आपको पता है। जस्ट यहाँ पर हमें वही बात करनी है जो आपके काम की है। ठीक है, तो ध्यान से समझो। ठीक है, तो जिनको नहीं पता ना इसके बारे में, तो आप वीडियो देख लेना मेरी, जो उनकी मैंने रजिस्टर में करवाई हुई है। ठीक है, वहाँ कूलम्ब्स लॉ बताया हुआ है, जो बोर्ड वाली वीडियोज़ हैं उनमें आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो देखो हमें ये पता है कहानी, फोर्स इज एक्सपोर्शन टू Q1 Q2 अपॉन में R² आता है, यानी कि इन्वर्सली है वो डिस्टेंस के। ठीक है, तो यानी कि चार्जेस ज़्यादा होगा प्रोडक्ट तो फोर्स ज़्यादा लगेगी, डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो फोर्स कम होगी, इन्वर्सली है ना, डिस्टेंस ज़्यादा फोर्स कम, अगर डिस्टेंस कम तो फोर्स ज़्यादा। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? अब यहाँ पर ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो हम क्या लगाते हैं, K Q1 Q2 बाय R²। ठीक है, K क्या है यहाँ पर? कांस्टेंट है। कौन सा कांस्टेंट है बताओ? K को क्या है यहाँ पर? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, तो हम यहाँ लिख देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। ठीक है, अब ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं है, वो अलग कहानी है जो मैं आपको बताऊंगा। रिलेटिव परमिटिविटी को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एप्सिलॉन R को K। ठीक है, तो वो ध्यान में रहना चाहिए, वो वाला K अलग है, ये वाला K यहाँ इस तरीके से मेंशन है, तो ये कौन सा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है। क्लियर है? अब जैसे कई बार आपको दिया होगा इस तरीके से, अगर ये फोर्स पॉजिटिव है तो चार्जेस मतलब क्या है? दोनों ही पॉजिटिव होंगे या दोनों ही नेगेटिव होंगे? या तो देखो दोनों चार्ज क्या होंगे? पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे। ठीक है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव फोर्स भी क्या मिलेगी आपको? पॉजिटिव ही मिलेगी, है ना। मान लो ये Q1 है, ये Q2 है। या फिर नेगेटिव नेगेटिव हुए तो फोर्स कैसी मिलेगी? तब भी पॉजिटिव ही मिलेगी, बिकॉज माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर? प्लस हो जाएगा। तो मतलब क्या है कि अगर फोर्स हमारे पास पॉजिटिव है तो हमें ये समझ जाना है कि नेचर ऑफ फोर्स कैसी है? रिपल्सिव है। अगर देखो ना, ये पॉजिटिव है तो ये इसको रिपेल करेगा, ये वाला इसको रिपेल करेगा। अगर नेगेटिव नेगेटिव है तब भी ये इसको रिपेल करेगा, ये वाला इसको रिपेल करेगा। रिपल्शन ही होनी है, और फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या आना है? प्लस में ही आना है। तो ये जो है हमें यहाँ पर जो फोर्स का फॉर्मूला आता है, ये सिर्फ हमें क्या बताता है? यहाँ मैग्नीट्यूड बताता है। ठीक है ना, सिर्फ क्या बताता है? मैग्नीट्यूड। अगर यहाँ पर कोई साइन हुआ, मान लो माइनस हुआ, तो हम समझ जाएंगे कि इसका मतलब क्या है? फोर्स कैसी है? अट्रैक्टिव है। ठीक है, वो कैसे? जैसे मान लो एक प्लस हुआ एक माइनस हुआ, तो प्लस का 2 कूलम मान लो और एक माइनस का 3 कूलम मान लो। ठीक है, तो 3 2 6, लेकिन माइनस का आएगा वो, है ना, तो माइनस का है, तो यानी कि एक चार्ज प्लस है और एक चार्ज क्या है? माइनस है, तो उनमें क्या होगी? अट्रैक्शन होगी, और जो फोर्स होगा वो किस में आएगा? नेगेटिव में आएगा। ठीक है, तो यानी कि ये क्या है? मतलब क्या है? ये रिपल्शन, और इसका मतलब क्या है यहाँ? अट्रैक्शन। क्लियर है इतनी बात? ध्यान रहेगी ये बात। चलो जी, नॉर्मल कहानी थी ये। ठीक, तो ये वैल्यूज़ आपको पता चल गई। फोर्स क्या है हमारे पास? K Q1 Q2 बाई R², और K क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। ठीक है, अब बात करते हैं इस K की वैल्यू पर। तो अगर मैं बात करूं सिंपली इन वैक्यूम की अगर हम बात करें, वैक्यूम VACWM होता है। ठीक है, वैक्यूम की अगर हम बात करें तो जो K है हमारे पास, ये वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है हमारे पास? परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या फिर फ्री स्पेस। क्या है? परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और फ्री स्पेस। ऐसे ही जब मीडियम की बात करेंगे हम, तो वहाँ पर एप्सिलॉन m आ जाएगा। ठीक है, वो मैं अभी बात करूँगा कि परमिटिविटी होती क्या है। अभी इतनी बात समझो, एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम है, या फिर हम क्या बोलते हैं? फ्री स्पेस बोलते हैं। ठीक है, अब मान लो SI यूनिट की बात करेंगे हम इसमें, और एक बात करेंगे इसके CGS यूनिट की। देखो यहाँ पर अगर हम SI यूनिट की बात करें, पहले हम ये देखो इस एप्सिलॉन नॉट की बात करें और फिर हम K की बात करें, तो पहले तो इनकी वैल्यू समझ लो कि वैक्यूम या फ्री स्पेस में होती क्या है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू में 10 की पावर -12। अभी यूनिट की भी बात करेंगे। और K की वैल्यू होती है 9 इंटू में 10 की पावर 9 होती है। ठीक है, इतनी बात या नहीं? बताओ, कोई दिक्कत इसमें तो? और CGS में जो एप्सिलॉन नॉट होता है, या पहले K समझ लो, K की वैल्यू होती है 1, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होगी? देखो अब यहाँ पर
ये फॉर्मूला है ना, के की वैल्यू को 1 रखो यहाँ, देखो के की वैल्यू को 1 रखा, के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना, के को 1 रखा तो एप्सिलॉन नॉट क्या आएगा बताओ जरा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, ये एप्सिलॉन नॉट इधर ले जाओ तो 1/4 पाई है ना, अगर हम समझे इस बात को तो 1/4 पाई इसमें आ जाएगी CGS में। अब मेन जो बात है ना इसमें वो क्या है, यूनिट्स की, जो यूनिट की हम बात करें तो एप्सिलॉन नॉट का यूनिट कैसे निकलेगा वो अभी देखते हैं। पहले के का देख लो, देखो हमें पता है यहाँ पर जो फॉर्मूला है ये वाला हमारा, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, चार्ज का होता है हमारे पास कूलम, SI की अगर हम बात करें, और R किस में होता है, मीटर में होता है ना। अब यहाँ इस फॉर्मूले से अगर आप वैल्यू निकालो के की, तो के का क्या फॉर्मूला बनेगा, FR², F इंटू में R² अपॉन में Q1 Q2, ये किसकी वैल्यू है, के की वैल्यू है ना। तो यहाँ से मैं के यूनिट बना सकता हूँ, फोर्स का क्या बनेगा बताओ, न्यूटन, और R² यानी कि मीटर स्क्वायर, और अपॉन में चार्ज है, चार्ज का क्या होता है बता दो, क्या होते हैं चार्ज के, कूलम होते हैं, क्या होता है चार्ज का, कूलम। तो कूलम कितने आएंगे, चार्ज 2 हैं तो ये 2 चार्ज यानी कि स्क्वायर आ जाए कूलम स्क्वायर, क्योंकि मान लो चार्ज है तो मैं Q1 Q2 मान लो बराबर है तो मैं इनको लिख सकता हूँ Q और इसको भी Q, तो Q² यानी कि कूलम स्क्वायर है ना, और 2 चार्ज हैं तो फिर साथ इसका भी कूलम है यूनिट, इसका भी कूलम है तो कूलम स्क्वायर आएगा अपॉन में, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट की अब देख लो यहाँ से क्या बनेगी, अब देखो यहाँ से अगर आप देख पा रहे हो, अगर आप यहाँ से देख पा रहे हो कि एप्सिलॉन नॉट और के का क्या रिलेशन है, के क्या है, इन्वर्सली है, के इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन नॉट है, तो यानी कि अगर मैं देखूँ यहाँ पर के ऐसे है ना, तो अगर ये है हमारे पास तो एप्सिलॉन नॉट के क्या हो जाएंगे हमारे पास, सोचो जरा, एप्सिलॉन नॉट जो है इज इक्वल टू में 1/k ऐसे लिख सकता हूँ मैं, एप्सिलॉन नॉट इधर के नीचे ऐसे लिख सकता हूँ, तो जो भी के डायमेंशंस हैं वो क्या हो जाएंगे इसमें, इन्वर्सली हो जाएंगे, मतलब क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम स्क्वायर है ना, ऐसे है ये, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम स्क्वायर, वो कूलम स्क्वायर ऊपर जाएगा तो ऐसे बन जाएंगे यूनिट एप्सिलॉन नॉट के। तो यहाँ लिखते हैं हम कूलम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये बन जाएंगे, समझ रहे हो। अब के हम अगर CGS यूनिट की बात करें तो CGS में आपको पता ही है, अगर SI के पता है तो CGS आप निकाल सकते हो, न्यूटन को लिख सकते हो डाइन, मीटर को लिख सकते हो सेंटीमीटर का स्क्वायर, और कूलम को क्या लिख सकते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट का स्क्वायर है ना। CGS में हमें पता है ना, जो चार्ज होता है उसका यूनिट ESE होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट या फिर इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट, ठीक है। और एप्सिलॉन नॉट के यहाँ से देख लो, कूलम का क्या हो जाएगा हमारे पास, इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट का स्क्वायर अपॉन में डाइन सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये आ गए हमारे पास CGS में। बता दो कोई दिक्कत हो इसमें, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी अगर आपको कोई कह दे यहाँ पर डायमेंशंस निकालने को, तो डायमेंशंस भी निकाल सकते हो आप, देखो डायमेंशंस ऑफ के, तो किसी का भी अगर हमें फॉर्मूला पता है तो हम उसके डायमेंशंस निकाल सकते हैं, या उसके यूनिट्स पता हैं तब भी हम डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो के जो यूनिट या फॉर्मूला ये है उससे यूनिट बने वो ये बने थे, है ना, ये हमें पता है, ये फोर्स है, ये डिस्टेंस है, ये क्या है हमारे पास, चार्ज है, ठीक है। तो ये यूनिट भी ना लिखो चलो आप, ठीक है, क्योंकि मेरे पास डायरेक्ट फॉर्मूला ये, तो मैं यहाँ लिख लूँ FR² अपॉन में Q1 Q2। तो यहाँ से भी हो जाएगा, फोर्स के क्या होते हैं बताओ, M1 L1 T-2, R के क्या हो जाएंगे L2, और जो चार्ज होते हैं इसके होते हैं AT, क्या होते हैं AT, बताएं मैं आपको पहले भी, ठीक है। तो AT, और AT का क्या हो जाएगा यहाँ पर बताओ, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इतनी बात। तो यहाँ पर देखो ज़रा, M1 इस तरीके से लिख लेते हैं, M1 L कितने हो गए, देखो L 3 हो गए, T देखो T यहाँ भी अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये T स्क्वायर बन जाएगा, और ऊपर जाके -2 तो T -4, और A के भी यहाँ 2 है नीचे, तो ऊपर जाके A कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर हमें एप्सिलॉन नॉट के डायमेंशन पूछ ले तो ऑब्वियस ही बात है वो इसके क्या था, इन्वर्सली था। यहाँ से देखो 1/k था, तो k के ये डायमेंशंस हैं, तो ये यहाँ 1 अपॉन में ऐसे लिख देंगे हम ये डायमेंशंस को, और ऊपर ले जाओ इनको तो क्या बनेगा, ये n-1 L-3 T प्लस का 4 बन जाएगा, A प्लस का 2 बन जाएगा। तो इस तरीके से आप डायमेंशन निकाल सकते हो एप्सिलॉन नॉट की भी। और ये रही आपके पास k की डायमेंशन, बता दो कोई दिक्कत हो इसमें, तो सिंपल सी कहानी है, ठीक है। अब ये तो थी वैक्यूम की कहानी यहाँ पर कि k क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो वैक्यूम में फोर्स क्या बन जाएगी हमारे पास, यहाँ मैं लिख दूँ, तो फोर्स जो बनेगी वैक्यूम में वो ये बन जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर में R², ये बन जाएगी, ठीक है। अब अगर इन मीडियम की हम बात करें तो मीडियम में क्या हो जाएगा, देखो ये जो k है हमारा, ये Km बन जाएगा, और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन m बन जाएगा, मैं ऐसे लिख सकता हूँ। और जो एप्सिलॉन m है ये क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम है, सॉरी रिलेटिव नहीं है, ओनली परमिटिविटी ऑफ मीडियम है। एप्सिलॉन m क्या है, परमिटिविटी
ऑफ मीडियम है, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट क्या था हमारे पास, फ्री स्पेस के लिए था, है ना, और या वैक्यूम के लिए। और जो एप्सिलॉन एम है क्या, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अभी इसका मतलब भी मैं आपको समझाऊंगा। देखो एप्सिलॉन एम क्या होता है हमारे पास, एप्सिलॉन नॉट इंटू में एप्सिलॉन आर, और एप्सिलॉन क्या आर क्या है हमारे पास, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है, अब चलो इस चीज़ को समझते हैं, परमिटिविटी की कहानी क्या है। देखो जैसे मान लो आपके पास दो चार्ज हैं, ये Q1 है और ये वाला Q2 है, ठीक है, इनका कुछ डिस्टेंस है, ठीक है, तो वही बात है, ये इस पे फोर्स लगा रहा होगा, ये इस पे फोर्स लगा रहा होगा, कुछ ना कुछ फोर्स लगी रही होगी, ठीक है। अब देखो जैसे हमने कहा कि अभी ये दो चार्जेस हैं, ये मान लो किसके बीच में है, मान लो वैक्यूम है, वैक्यूम है यहाँ सारे में, ठीक है। तो वैक्यूम का मतलब क्या है, जो वैक्यूम है, अब अगर हम वैक्यूम की बात करें तो यहाँ परमिटिविटी क्या है, बोलेंगे हम एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, परमिटिविटी की जो वैक्यूम है वो अपने अंदर कितनी परमिट कर रहा है, ठीक है, अपने अंदर कितनी परमिट कर रहा है, परमिटिविटी का मतलब ये वैक्यूम अपने अंदर कितनी परमिट कर रहा है, यहाँ से जो फील्ड लाइंस निकलती हैं, और भी ज़्यादा चार्जिंग है तो फील्ड लाइंस होंगी, फील्ड लाइंस की वजह से इन पे फोर्सेज लगती हैं एक दूसरे पे, है ना, क्लियर है, ये चीज़ हमें पता है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो अपने अंदर कितनी मतलब परमिट कर रहा है, तो अपने अंदर जितनी परमिट कर रहा है उसके बाद यानी कि जो नहीं कर रहा है वो आगे जाएंगी। तो एक तरह से ये कहानी है क्या कि परमिटिविटी यहाँ है क्या, अपने अंदर तो परमिट कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो क्या कर रहा है, इन फील्ड लाइंस को रेजिस्ट कर रहा है ना, इस पर लगने से। तो जैसे एप्सिलॉन नॉट हमने कहा भैया फ्री स्पेस या वैक्यूम होते हैं, तो इसकी वैल्यू तो बहुत ही कम होती है, 8.85 इंटू में 10 की पावर -12 में जा रही है। तो यानी कि जो फ्री स्पेस या वैक्यूम है अपने अंदर इतनी नहीं रखता, फील्ड लाइंस इतनी परमिट नहीं होने दे रहा, ठीक है ना, क्योंकि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम का मतलब क्या, अपने अंदर कितनी परमिट कर रहा है और उसकी वैल्यू है बड़ी कम, तो यानी कि अपने अंदर कम परमिट कर रहा है, तो बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को जान ही देता है, यानी कि ये है कि नहीं। तो ये तो बहुत ही कम अपने अंदर परमिट कर रहा है, मोस्टली सभी को ये फील्ड लाइंस को जाने दे रहा है, तो मैक्सिमम फोर्स इसी में लगती है फिर, यानी कि। लेकिन अगर मान लो ये वैक्यूम ना हो के मान लो वाटर है, ठीक है, इन दोनों चार्जेस में, चार्जेस क्या है वाटर में है, तो अब जो मीडियम है वो क्या वाटर, यानी कि अब कोई मीडियम इंट्रोड्यूस हो गया, वाटर हो, ग्लास हो, इस तरीके से कुछ भी हो। अब ऑब्वियस ही बात है, वाटर है तो ये भी अपने अंदर कुछ परमिट करेगा, है ना, और फिर आगे कुछ छोड़ेगा एक दूसरे पे फोर्स लगाने को, है ना, इतनी बात तो समझते ही हो ना आप। जैसे इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हो, मान लो आपको किसी ने डायरेक्ट मारा तो चोट ज़्यादा लगेगी। अब मान लो आपने क्या कर रखा है, 5 स्वेटर पहन रखे हैं, अब आपको कोई मारेगा तो चोट कम लगेगी। तो वही कहानी, जब मीडियम इंट्रोड्यूस हो गया, यानी कि जब स्वेटर इंट्रोड्यूस हो गया, तो इन पे फोर्स कम लगेगी। ये बात तो समझ, वो क्यों लग रही है कम, क्योंकि इसने क्या करा, जो भी मीडियम इंट्रोड्यूस अपने अंदर परमिट कर ली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा, है ना, या ज़्यादा या कम वो किस पे डिपेंड करेगा, मीडियम पे डिपेंड करेगा, वो एक बात सही है। लेकिन मेन कहानी क्या है यहाँ पर कि अपने अंदर परमिट कर रहा है, तो वाटर अपने अंदर परमिट करेगा कुछ फील्ड लाइंस को, तो यानी कि एक तरह से ये मीडियम जो है वो क्या कर रहा है, रेजिस्ट ही तो कर रहा है। जो परमिटिविटी हम बात कर रहे हैं, क्या मतलब हुआ इसका कि ये क्या कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, बेसिकली ये बात है, ठीक है ना, एक दूसरे पे इन पे लगने से, क्योंकि वो अपने अंदर परमिट कर रहा है। आ रही है बात समझ में, बताओ, ये चीज़ क्लियर हुई। एप्सिलॉन एम इक्वल टू में एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर है। एप्सिलॉन एम क्या है हमारे पास, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अब कहीं भी एप्सिलॉन एम आ जाए, ठीक है, तो मतलब किसी मीडियम की बात हो तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पर कि एम आ जाएगा, और जो मीडियम के लिए जो बन जाएगी हमारे पास फोर्स, वो क्या बन जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन एम इंटू में Q1 Q2 ओवर में R², ये बनेगी, है कि नहीं बात, बताओ। और एप्सिलॉन एम की वैल्यू मुझे क्या रखनी पड़ेगी, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। तो एप्सिलॉन आर हमें पता होगा तो हम एप्सिलॉन एम निकाल सकते, बिकॉज एप्सिलॉन नॉट तो पता ही हमें 8.85 इंटू 10 की पावर -12। तो मैं यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में एप्सिलॉन आर वैल्यू रखूँगा, और ये बन जाएगी हमारे पास मीडियम के लिए फोर्स, या नहीं, बताओ। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है क्या है। अब मैं यहाँ से आपको क्या करके दिखाना चाह रहा हूँ, मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि जो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम है, इसकी हेल्प से हम क्या पता कर सकते हैं, फोर्स पता कर सकते हैं कि कैसी रही होगी। देखो ज़रा, इसको मान लो मैं फर्स्ट मान लेता हूँ, इसको मैं सेकंड मान लेता हूँ, ठीक है। तो डिवाइड कर देते हैं हम सेकंड बाय फर्स्ट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, FM अपॉन में FV वैक्यूम के लिए अपॉन में, देखो ये वैल्यू है यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 ओवर में R², और यहाँ क्या वैल्यू होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर में R²। देखो जी, R² से R² कैंसिल, Q1 Q2 से Q1 Q2 कैंसिल, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल। यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा देखो FM अपॉन में FV इज इक्वल टू में 1 में एप्सिलॉन आर, और FM जो मीडियम के लिए फोर्स होगी वो कितनी आ जाएगी, फोर्स ऑफ वैक्यूम अपॉन में एप्सिलॉन आर। तो देखो वैक्यूम में मैंने आपको बोला ही था कि सबसे ज़्यादा फोर्स लगती है, क्योंकि कोई मीडियम इंट्रोड्यूस ही नहीं है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रोकने के लिए, है कि नहीं बात।
तो यानी कि जो मीडियम में फोर्स होगी वो ऑब्वियस सी बात है वैक्यूम वाली फोर्स से कम ही होगी, और वो यहाँ से पता चल रहा है क्योंकि डिवाइड में एप्सिलॉन आर आ रहा है। कोई किसी चीज़ को हम डिवाइड करते हैं तो वैल्यू कम हो जाती है ना, तो जितनी भी वैक्यूम में फोर्स है उसको हम एप्सिलॉन आर को जो भी वैल्यू होगी मीडियम के अकॉर्डिंग डिवाइड करेंगे तो एफ एम क्या हो जाएगा हमारा, कम हो जाएगा। जैसे हम कहें कि जो एप्सिलॉन आर होता है, अगर हम बात करें किसकी, वाटर की, तो वाटर के लिए होता है एप्सिलॉन आर 81, और मेटल या कंडक्टर के लिए कितना होता है, इन्फानाइट होता है। और अगर हम बात करें किसकी, एयर की या वैक्यूम, ठीक है, इसकी 1 होती है। वैसे वैक्यूम की तो परफेक्ट 1 होती है, फ्री स्पेस की 1 होती है, लेकिन एयर की वैसे होती है 1.005। इसको भी अप्रोक्सीमेटली हम क्या लेते हैं, 1 ही लेते हैं एप्सिलॉन आर की वैल्यू, ठीक है, क्लियर। और कौन सी हो गई आपके पास, चलो इतनी ध्यान में रखो, ठीक है। मेटल या कंडक्टर की इन्फानाइट, वाटर की 81। अब जैसे इसको एग्जांपल समझो, जैसे मान लो ये चार्ज है Q1 और ये चार्ज है Q2, इनके बीच का डिस्टेंस है मान लो कि R है, ठीक है। और यहाँ जो भी इनकी वैल्यूज़ करके ना जो फोर्स आई है ना, अब ये वैक्यूम की कहानी है, तो फोर्स जो वैक्यूम में आई है वो कितनी आई है, 810 न्यूटन आई है। अब मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि मान लो इसमें क्या कर दिया हमने, वाटर इंट्रोड्यूस कर दिया, तो वाटर इंट्रोड्यूस कर दिया तो FM वैक्यूम में फोर्स है इसकी 810, और वाटर इंट्रोड्यूस कर दिया तो रिलेटिव परमिटिविटी किसकी देखेंगे हम, वाटर की देखेंगे, तो रिलेटिव परमिटिविटी वाटर की कितनी है, 81 है। तो ये कितना आ गया हमारे पास, 10 न्यूटन आ गया। यानी कि जो मीडियम में फोर्स है वो 10 न्यूटन है, यानी कि फोर्स क्या हो गई, कम हो गई। तो यानी कि यहाँ पर क्या हुआ होगा, पहले जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें थी वैक्यूम में वो ज़्यादा थी, ज़्यादा पास हो रही थी, है ना, वैक्यूम क्योंकि अपने अंदर तो कुछ परमिट कर नहीं रहा है, मोस्टली जा नहीं दे रहा है, तो ज़्यादा फोर्स लग रही है। लेकिन जब वाटर इंट्रोड्यूस कर दिया तो वो अपने अंदर परमिट ज़्यादा कर रहा है, बाहर कम जाने दे रहा है, तो यानी कि वो रेजिस्ट ज़्यादा कर रहा है इन दोनों के ऊपर, जो फोर्स लग रही है उसको रेजिस्ट ज़्यादा कर रहा है, क्योंकि उसने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रेजिस्ट कर दिया यहाँ पास होने से, है कि नहीं बात। तो फोर्स कम लगेगी और कितनी रहेगी, वो 10 न्यूटन रहेगी। कितनी कम हुई, 81 टाइम्स कम हो गई। क्लियर है इतनी बात या नहीं। तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि मीडियम में फोर्स कितनी कम होगी, अगर हमें रिलेटिव परमिटिविटी उस मीडियम की पता है। तो वैक्यूम में फोर्स निकाल लेंगे, रिलेटिव परमिटिविटी मीडियम की से डिवाइड करेंगे तो फोर्स इन मीडियम आ जाएगी हमारे पास। बताओ जी कोई दिक्कत हो इसमें तो बताओ। और जो एप्सिलॉन आर है हमारा, इसकी वैल्यू जो होती है ना, ये वेरी करती है हमारी 1 से लेके, एप्सिलॉन आर की 1 से लेके इन्फिनिटी तक। कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। 1 तो आपको पता चली गया किसकी है, वैक्यूम की है या फ्री स्पेस की है। एयर की भी लगभग 1 ही मान रहे हैं, और इन्फानाइट किसकी है, मेटल की या कंडक्टर्स की है। ऑब्वियस ही बात है, देखो ना आप खुद सोचो जरा, एयर वैक्यूम तो इतना अपने पास रखेंगे नहीं, परमिट नहीं होने देंगी, मतलब अपने अंदर परमिट ज़्यादा नहीं होने देंगी, सबको पास कर देंगी, है ना, तो 1 है। लेकिन मेटल और जो ये कंडक्टर्स हैं इनकी इन्फानाइट क्यों है, क्योंकि ये तो मोस्टली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अपने अंदर ही रख लेंगी ना, पास क्या होने देंगी, तो इसलिए इन्फानाइट है ये। तो फोर्स वहाँ बहुत ही कम लगेगी अगर दो चार्जेस के बीच में अगर कोई मेटल है या कंडक्टर है, क्योंकि वो तो सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अपने अंदर ही ले लेगा मोस्टली। बताओ जी कोई दिक्कत हो रही है या नहीं हो रही है। तो मतलब मैं यहाँ पर बार बार आपको कहानी किसकी बता रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बता रहा हूँ कि वो कम हो जाएंगी अगर मीडियम इंट्रोड्यूस होगा, है ना। और जब मीडियम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम हो रही है, तो उसकी वजह से फोर्स जो है हमारी कम हो रही है। एक फॉर्मूला है, आप ध्यान रखना, F में क्या होता है हमारे पास, QE। ये जो फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड में आगे आप पढ़ोगे, लेकिन F में QE होता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और फोर्स का एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम जब अगर हम कह रहे हैं कि मीडियम इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम जब भी मान लो एप्सिलॉन आर इंट्रोड्यूस हो गया, यानी कि मीडियम इंट्रोड्यूस हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कम और फोर्स भी कम, क्योंकि चार्ज तो चेंज होने से रहा, ठीक है। और जैसे हमारा जो फोर्स था वो K Q1 ओवर में R², ये वाला फॉर्मूला, ये तो हमारा क्या है, पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है। लेकिन अगर पॉइंट चार्जेस ना हो, कोई मान लो स्फीयर है, उस पर चार्ज दिया हुआ है पूरा, वहाँ पर आपको फोर्स फाइंड आउट करनी है, एक चार्ज यहाँ है और इसकी वजह से आपको निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या होगा बताओ, किस तरीके से हम निकाल लेंगे। तो ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है फिर, ठीक है। तो एक तरह से हमारा ये फॉर्मूला हर जगह एप्लीकेबल हो जाता है। ये वाला सिर्फ कहाँ होता है, पॉइंट चार्जेस के लिए होता है, ठीक है। क्लियर हुई है बात इतनी या नहीं। मैं यहाँ एप्सिलॉन आर की जो है ना डेफिनेशन लिख देता हूँ एक बार, ठीक है, तो आप कर लेना उसको। और यहाँ पर भी जो ये K मैंने आपको बोला था, कांस्टेंट ऑफ क्या बोलते हैं हम इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट जो था हमारा, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, ये कांस्टेंट तो हम बोल रहे हैं, लेकिन ये वैक्यूम के लिए जैसे अलग है, किसी मीडियम के लिए अलग हो जाएगा, है ना, हर उसके लिए अलग रहेगा। जैसे हमने K की वैल्यू यहाँ पर वैक्यूम के लिए तो बता दी थी कि कितनी है, इतनी है, ठीक है। लेकिन अगर कोई और मीडियम इंट्रोड्यूस होगा तो ये K चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, जैसे कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था ना G, ठीक है, ये तो हमारा चेंज नहीं होता था, कहीं भी आप
चले जाओ, है ना। तो ये तो यूनिवर्सल कांस्टेंट था कि कभी चेंज नहीं होता, यूनिवर्सल है। ये कांस्टेंट है लेकिन वैक्यूम के लिए कांस्टेंट है, जैसे कि वैक्यूम में होगा तो वही वैल्यू रहेगी, चेंज होगी नहीं, 9 × 10⁹ ही रहेगी, है ना। ये मतलब है यहाँ पर इस चीज़ का, ठीक है। लेकिन कोई और मीडियम आ जाएगा तो वहाँ अलग वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। लेकिन उस मीडियम में भी पर्टिकुलर जो भी आपने मीडियम उसके लिए वो कांस्टेंट ही रहेगी, ठीक है। क्लियर है इतनी बात या नहीं, बता दो, समझ में आई। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एप्सिलॉन आर का जो डेफिनेशन है। तो ये देखिए मैंने यहाँ एप्सिलॉन आर की जो है डेफिनेशन लिख दी है। क्या है ये आपके पास, देखो, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ मीडियम टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द मीडियम। क्या एबिलिटी है मीडियम की, कि वो रेजिस्ट करेगा किसको, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो फ्लो हो रही हैं, वो दो चार्जेस के बीच में यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो फ्लो हो रही हैं पासिंग थ्रू द मीडियम। तो ऑब्वियस बात है मीडियम का यही काम है, उनको रेजिस्ट ही कर रहा है। रेजिस्ट मतलब क्या कर रहा है, अपने अंदर तो परमिट कर रहा है, पर अपने अंदर परमिट करके वो एक्चुअल में क्या कर रहा है, रेजिस्ट ही कर रहा है ना इन दोनों के बीच में। तो समझ में आई कहानी, ठीक है। तो ये होता है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। और इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बताओ, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम तो बोलते ही हैं, साथ में क्या बोलते हैं हम इसे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और कई जगह ना ये के से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं इसको, ठीक है। तो ये इसमें कंफ्यूज ना होना कि के यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी है, लेकिन दोनों कहानियाँ अलग अलग हैं, ठीक है। एप्सिलॉन आर से भी लिख देते हैं, कहीं पर के से भी लिख देते हैं, आगे जाकर ना ये के से भी इंट्रोड्यूस होगा एक जगह पे, ठीक है, तब वहाँ समझेंगे। और एप्सिलॉन आर अब आपको समझ में आ गया होगा, जो कि मैंने आपको बताया था इंडक्शन में एक फॉर्मूला नहीं बताया था आपको, अगर याद हो, क्या फॉर्मूला था, QI = माइनस का Q0 1 - 1/में एप्सिलॉन आर, ठीक है। तो ये चीज़ इंडक्शन में मैंने आपको बताई। तो एप्सिलॉन आर अब आपको समझ में आ गई होगी कि क्या कहानी है, ठीक है जी, क्लियर है। और कोई भी मीडियम इंट्रोड्यूस होगा तो ऑब्वियस सी बात है जो फोर्स होगी हमारी वो हमेशा कम ही होगी। कितनी कम होगी वो डिपेंड करेगा मीडियम पे कि उसका एप्सिलॉन आर कितना है। क्लियर है, इतनी बात बता दो, ठीक है जी। तो ये तक कूलम्ब्स लॉ के बारे में, मेन तो हमें क्वेश्चन ही करने हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन करेंगे। बताओ क्लियर हो गई है बात या नहीं, बताओ। जिन्होंने पहले वीडियो देखी हुई हैं जो हमने बोर्ड के लिए करवाई हुई हैं, ठीक है, तो अच्छी बात है, उनको तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी बातें, ठीक है। मैंने सब कुछ बता ही दिया है मेनली। यहाँ पर बस हम क्या चीज़ छोड़ रहे हैं, थ्योरी छोड़ रहे हैं जो कि लिखने वाली है, उसको ज़्यादा नहीं हम करेंगे, लेकिन मेन बात समझने की जितनी है वो तो हम यहाँ पर सारी कर ही रहे हैं, ठीक है। थ्योरी वगैरह लिखनी होगी तो आप वीडियोज़ में जैसे वीडियो आप देखोगे ना तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, ठीक है। तो चैप्टर 1 देखना इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, तो उसमें आपको सारा थ्योरी वाले लेक्चर्स मिल जाएंगे, ठीक है। इतनी बात बताओ, कर लोगे इसको, ठीक है जी, समझ में आया, ओके जी, थैंक यू।